प्रोफेसर बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल्स का जो यूनिट है, जो टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि उस टॉपिक से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और क्वेरीज आती हैं कि सर बायो प्रोसेस वाले टॉपिक्स में से कुछ लेक्चर्स बना दीजिए, कुछ वीडियो बना करके दे दीजिए ताकि हमारा हमको हेल्प मिल जाए। सो आप सभी लोगों की डिमांड पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस एंड देयर डिफरेंट टाइप्स, राइट। सो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उसके रिगार्डिंग में। यहाँ पे बात करने से पहले अगर आपने माइक्रोबियल सेल कल्चर और प्लांट सेल कल्चर्स के बारे में अवेयरनेस है और अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एनिमल सेल्स की प्रॉपर्टी बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट सेल्स के बिहेवियर से मीन्स प्रॉपर्टी से डिफर करती है। जब कभी भी हम ऐसे लेबोरेटरी कंडीशंस में, जिसको कि आप विट्रो कंडीशंस बोलते हैं, राइट, इन विवो एंड इन विट्रो दो टर्म्स आपको यूज किए जाते हैं। इन विवो का मतलब होता है लिविंग सेल्स में, इन विट्रो का मतलब होता है दैट इज द लेबोरेटरी में। तो जब हम कभी भी लैब में सेल्स को ग्रो कराते हैं तो उस कंडीशंस में लैब में सेल्स को ग्रो कराने के लिए सबसे इसेंशियल जो कंपोनेंट है वो क्या, दैट इज द मीडिया है। आपको एक हर टाइप के मीडिया अलग अलग आते हैं, तो आपको एक मीडिया चाहिए होता है। और जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको ग्रो कराना है, बैक्टीरिया को, प्लांट को, एनिमल को, तो उसको उसके सुटेबली आपको मीडिया यूज करके उसमें ग्रो कराया जाता है। तो कल्चर सेल कल्चर का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप आर्टिफिशियल कंडीशंस में वो ऑप्टिमम कंडीशंस दे रहे हैं, टेम्परेचर का, पीएच का, न्यूट्रिएंट मीडिया का, वो सारे एम्बिएंट कंडीशंस दे रहे हैं जिस कंडीशंस में वो सेल अच्छे तरीके से क्या कर सके, डिवाइड कर सके, ग्रो कर सके, राइट। इसी प्रोसेस को या अप्रोच को हम सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। अब अगर एनिमल सेल्स है तो उसके लिए अलग मीडिया होगा, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे वो अलग होंगे, उनके लिए जो ऑपरेटर्स होंगे वो अलग होंगे। प्लांट सेल्स होगा तो उसके लिए मीडिया अलग होगा, बैक्टीरियल सेल्स होंगे तो उनके लिए मीडिया अलग होगा। तो अगर आपने प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स का कल्चर पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर प्लांट सेल्स है या बैक्टीरियल सेल्स है तो अगर आप उनको कल्चर मीडिया में प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, राइट। लेकिन एनिमल सेल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि इन दोनों से क्या करती है, डिफर करती है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एनिमल सेल्स का जो फीचर्स है कि वो किस तरीके से बिहेवियर शो करता है जब कभी हम इन विट्रो कंडीशंस में मींस लेबोरेटरी मींस सिंथेटिक मीडिया के अंदर में ग्रो कराते हैं, तो उनके फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, दैट इज फीचर्स ऑफ एनिमल सेल ग्रोथ इन कल्चर। किस तरीके से एनिमल सेल्स अपना बिहेवियर शो करता है, दैट इज व्हाट एनिमल सेल्स can be grown in glass or plastic vessels in the presence of nutrient media that need to be periodically replenished. However, depending on the tissue they have been isolated from, they can be grown only for limited generations even in the best nutrient media. इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग जो सोर्स ऑफ टिश्यूज होंगे, सोर्स ऑफ सेल्स होंगे, वहाँ से सेल्स को जब निकाला जाएगा और निकाल करके उनको सुइटेबल मीडिया में ग्रो कराया जाएगा। हालांकि आप बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी एनिमल सेल्स जो होती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन तक क्या करती है, ग्रो करती है। एक टाइम कर आकर के वो ग्रो करना क्या करती है, बंद कर देती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द मोर्टेलिटी। मतलब जैसे अगर आपने कैंसर सेल्स के केस में पढ़ा है, दैट इज द इमोर्टल मीन्स वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करती है, ग्रो करती रहती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं, मोर्टेलिटी होती है। एनिमल सेल्स में के पास ये एबिलिटी है कि वो बहुत मतलब कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक या इनफाइनाइट जनरेशन तक वो लगातार ग्रोथ नहीं कर सकती है, भले ही आपने उसको बहुत सुटेबल मीडिया दिया हुआ है। तो ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी आने शुरू हो जाती है। तो एनिमल सेल्स की ये फीचर्स बाकी दोनों सेल्स कल्चर से डिफर करती है कि एनिमल सेल्स को अगर आप बहुत सूटेबल कंडीशंस में रखते हैं उसके बावजूद भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन तक ये चलेगा और चलने के बाद फिर क्या होता है, सेल का ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है। जबकि ऐसा प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स के कंडीशंस में नहीं होते हैं। देयर इज अ मॉडलिटी एसोसिएटेड विद द ऑल नॉर्मल एनिमल सेल्स। मतलब आपको बताया जा रहा है कि जितने भी नॉर्मल सेल्स एनिमल सेल्स होते हैं उन सभी के केसेस में मॉर्टेलिटी का जो फिनोमेना है वो पाया जाता है। मतलब कि वो इनफाइनाइट नहीं है, इमोर्टल नहीं है, वो मोर्टल है, मीन्स उनका डेथ होना सर्टेन है और वो फिक्स जनरेशन ऑफ अ साइकिल के चलने के बाद उनका ग्रोथ क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा इवन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। हालांकि अलग अलग टाइप के टिश्यूज से निकाले हुए जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग जनरेशन और अलग अलग नंबर ऑफ अ साइकिल चलने की रेट होती है, बट मोर्टेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी एनिमल सेल्स में पाया जाता है। दिस इज वन ऑफ द
characteristics feature of an animal cell culture or animal cells. That is what? That is, they all possesses mortality. Next, another important features of the animal cells is that they divide and fill the surface of the culture vessels and they stop growing. Related to this happens in the animal body. आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपने ये एक लिया हुआ है पेट्री प्लेट्स और आपने यहाँ पे एनिमल सेल्स को क्या किया, ग्रो कराने के लिए डाल दिया, ये मीडिया है। तो ये जब डिवाइड करेगा अपने पॉपुलेशंस को बढ़ाएगा, पॉपुलेशंस को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सभी ये जो स्पेस है, जो वेसल्स का स्पेस है, वो क्या होगा, कवर हो जाएगा। और कवर होने के बाद ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टच करना शुरू कर देंगे। ऐसा टच करने के टाइम पर आने पर इनकी ग्रोथ क्या होती है, सीज कर जाती है। और इस फिनोमेना को आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सो एनिमल सेल्स शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फिनोमेना, जिसकी वजह से एनिमल सेल्स का ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन टाइम के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। राइट, वेसल्स का या अगर अपनी बॉडी में ही अगर आप देखें तो बॉडी में जो स्पेस है, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, उतना ग्रोथ होने के बाद उनमें उनका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यही दिया गया कि जब कभी भी वेसल्स में या किसी फ्लास्क में आप उसको ग्रो करा रहे हैं तो एक एक टाइम के आने के बाद जब इनका पूरा सरफेस जो होगा वो फिल हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिगर बना के बताया, ये पूरा का पूरा इनका जो सरफेस एरिया अगर ये कवर हो जाता है तो इसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट इनहिबिशन के फिनोमेना यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, द इन्फेंट एनिमल्स ग्रो ओनली टू द एडल्टहुड एंड नॉट एनी फर्दर। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एनिमल सेल्स में ग्रो करने का या डिवाइड करने की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो लिमिटेड होती है। प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल्स अपनी इंटायर लाइफ तक जो है वो डिवाइड एंड ग्रोथ क्या होता है, वो करता रहता है। हमारी बॉडी में जो ग्रो होता है वो ग्रो का एक सर्टेन एज है, उस एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। Cells comprising tissues and organs such as the liver grow only to a certain size after which they cease to grow। आपको बताया जा रहा है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन हैं जिन वाइटल ऑर्गन का जो ग्रो होती है वो एक सर्टेन साइज तक होती है। ऐसा नहीं कि हाँ आपके लिवर का जो साइज है वो कुछ मतलब इस तरीके से ना होकर के बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनका एक साइज फिक्स है, वो साइज का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर हो जाता है तो उनका ग्रोथ होना क्या होता है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अब यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं कि सपोज अगर किसी एनिमल सेल्स में जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है ग्रो एंड डिवाइड करने की, अगर वो उसका कंट्रोल खत्म हो जाए, सो व्हाट विल द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की फिनोमिना हो रही है या मोर्टेलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अगर ये प्रोसेस, ये जो फिनोमिना है वो लॉस हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अब आपको इस पे अपना आर्गुमेंट देना होगा। तो यहाँ पर आपको बताने होंगे कि जो भी हमारे ऑर्गन्स का फिक्स साइज है, अगर ये जो फिनोमिना है वो लॉस हो जाएगी तो ऑर्गन्स की साइज अब नॉर्मल हो जाएगी। पता लगा लिवर ही पूरा आपके बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, लंग्स की साइज बढ़ती चली जाएगी, इंटेस्टाइन की साइज बढ़ती चली जाएगी, हार्ट की साइज बढ़ती चली जाएगी, जो कि हमारे लिए क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। तो इनका रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये नहीं होंगे तो उनके कंसिक्वेंसेस बहुत ही नेगेटिव फीडबैक, मतलब नेगेटिव परिणाम होंगे। This phenomena which occur in the normal body is observed also in the cell culture and is termed as a contact inhibition। ऊपर की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाई गई, बताया जा रहा है कि ये आपका फिनोमिना जो होता है नॉर्मल बॉडी में भी पाया जाता है और जब हम इसको ग्रो कराते हैं किसी कल्चर मीडिया में इन विट्रो कंडीशंस में, तब भी ये हमको देखने को मिलता है और इस फिनोमिना को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के नाम से हम जानते हैं। तो इन विवो दैट मीन्स लिविंग कंडीशंस में, मीन्स लिविंग बॉडी में, और इन विट्रो दैट मीन्स लैबोरेटरी में। इन दोनों ही कंडीशंस में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो फिनोमिना होती है वो ऑब्जर्व होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनिमल सेल एंड एनिमल सेल कल्चर। This means that when the cell grow and reach the wall of the container, that is reach concluvency, they stop growing। इसका मतलब यही हो जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कि जिस किसी कंटेनर में, जिस किसी वेसल्स में आप उसको ग्रो करा रहे हैं, अगर उसकी पूरा कंटेनर या पूरा वॉल उसका पूरा भर जाता है, सरफेस एरिया कवर कर लेता है, तो उस टाइम के बाद वो ग्रो करना क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, उसमें से ग्रो नहीं होता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। Okay, another important feature of a cell growth in culture is that the environment is different from that in vivo. These differences affect the adherence of a cells to culture vessels, their shape and rate of the proliferation। बताया जा रहा है कि इन विवो में और इन विट्रो कंडीशंस का जो इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट होता है।
ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं तो वहाँ कंडीशंस अलग होगा, और बॉडी में अगर ग्रो कर रहा होगा तो वहाँ पे डिफरेंसेस, वहाँ कंडीशंस अलग होगा। इसकी वजह से इनकी जो चीज़ें प्रॉपर्टी डिफर हो सकती हैं वो क्या-क्या है, लिख रखा है, दीज डिफरेंसेस अफेक्ट द एडहेरेंस ऑफ अ सेल्स टू कल्चर वेसल्स एंड देयर शेप एंड रेट ऑफ प्रोलिफरेशन। वेसल्स से अडहेयर होने की जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंसेस आएगा, उनके शेप में डिफरेंसेस आएंगे, और उनका प्रोलिफरेशन की रेट जो होगी उसमें भी डिफरेंसेस देखने को आपको मिल सकता है इन विवो एंड इन विट्रो कंडीशंस में, अगर आप कंपेयर करते हैं सेल के डिवाइड होने का और सेल के कल्चर होने की प्रॉपर्टीज पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्राइमरी सेल कल्चर और प्राइमरी सेल लाइन। प्राइमरी सेल कल्चर का मीन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, यहाँ से सवाल आपको बनने की चांस बनता है और शॉर्ट नोट्स आने के पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्राइमरी सेल लाइन और प्राइमरी सेल कल्चर? जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से किसी टीसीज को क्या करें, अगर आप निकालें और उस टिश्यूज से कोई एक सेल्स को अगर आप सेपरेट आउट करते हैं तो वो जो सेल आपकी बनेगी और उस सेल को जो आप कल्चर कराएंगे उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर का मतलब व्हाट, दैट इज व्हाट द सेल्स आर डिसोसिएटेड फ्रॉम द पेरेंटल टिश्यू सच एज किडनी एंड लिवर बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड एंड मेंटेन इन सुटेबल कल्चर मीडिया एंड वेसल्स। बताया जा रहा है कि किसी भी ऑर्गन के बॉडी से, दैट इज किडनी से या लिवर से, आप मैकेनिकली या फिर एंजाइमेटिकली उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक करके उसके टिश्यूज से क्या करते हैं, सेल को निकालते हैं और उस सेल्स को एक सुटेबल कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंजाइम फॉर सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम अ गिवन टिश्यूज आर क्रूड प्रिपरेशंस ऑफ अ ट्रिप्सिन एंड कोलेजन। ये दो एंजाइम हैं जो कि एंजाइमेटिक मेथड में यूज किए जाते हैं। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन से वो एंजाइम है जो कि यूज किए जाएंगे। तो ऑर्गन से टिश्यूज को सेपरेट आउट करने के लिए ट्रिप्सिन एंड कोलेजन को यूज किया जाता है, जो कि आपके प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं, सीमेंटिंग होती है बीच में, उनको क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपके ये टिश्यू है और मान लीजिए एक दूसरा टिश्यू आपका ये भी है, राइट। तो इन दोनों टिश्यूज के बीच में क्या होती है, अडहेरेंस होती है, मीन्स ऐसे लगे हुए होते हैं, और जो यहाँ पे जिनकी वजह से ये जुड़े हुए होते हैं उनको सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पूरा सीमेंटिंग मटेरियल है, राइट, ग्रीन वाला, ये आपका मान लीजिए क्या है, दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल है, दैट इज दिस वन, और ये आपका क्या है, टिश्यू 1 एंड टिश्यू 2। तो ये जो दोनों एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन एंड कोलेजन, यही इसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, इसको पूरा खत्म कर देगा ताकि ये टिश्यू अभी क्या हो जाए, फ्री हो जाए। जब ये फ्री हो जाते हैं तो इनको निकाल करके किसी एक कल्चर मीडिया में क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है। सो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से कोई सेल्स को मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली निकाल करके उसको सुटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो कराना, उसको मेंटेन करना, इस प्रोसेस को बेसिकली आप बोलते हैं दैट इज द प्राइमरी सेल कल्चर। द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सच सेल्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस इज नोन एज द प्राइमरी सेल कल्चर। सो प्राइमरी सेल कल्चर का मतलब क्या है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं, दैट इज ये मान लीजिए आपका ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल्स है, ये आपका मान लीजिए लिवर है, लिवर से यहाँ पे ट्रिप्सिनाइजेशन में ट्रिप्सिन्स का यूज किया गया और फिर इसके बाद इसकी कल्चरिंग की गई। ये जो सेल्स आपके बनेंगे इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर को लेकर के जब फर्दर सब कल्चरिंग की जाती है तो उससे बनने वाले सेल्स को आप सेकेंडरी टर्सरी कल्चर के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे। So the characteristics of the cells in a culture usually depend upon their original source within the animal। बताया जा रहा है कि जो भी उस कल्चर, जो आप सेल्स को कल्चर कर रहे हैं उनका जो फीचर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से सोर्स से लिए गए हैं। सेल्स कैन बी ग्रो एज एडहेरेंट, एंकरेज डिपेंडेंट और सस्पेंशंस कल्चर दैट इज एंकरेज इंडिपेंडेंट। तो सेल का जो ग्रोथ होगी कल्चर मीडिया में वो दो तरीके से हो सकता है, एंकरेज डिपेंडेंट हो सकता है या एंकरेज इंडिपेंडेंट हो सकता है, जिसको कि आप एडहेरेंट बोलेंगे और इसको आप सस्पेंशन कल्चर के नाम से बोलते हैं। तो देखते हैं इनका क्या कंसेप्ट होता है। एडहेरेंट सेल्स, एडहेरेंट सेल्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यू ऑफ ऑर्गन सच एज ए किडनी where they are not mobile and are embedded in the connective tissues. They grow adhering to the cell culture vessels। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो किडनी के सेल्स होते हैं नॉर्मली उनको वो उनका नेचर मोबाइल टाइप का नहीं होता, वो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं उनको एडहेरेंट सेल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि सस्पेंसर कल्चर्स क्या होंगे, सस्पेंसर सेल्स डू नॉट अटैच टू द सर्फेस ऑफ द कल्चर वेसल्स। वर्चुअली ऑल सस्पेंशन कल्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ ब्लड सिस्टम। आपके ब्लड में जो मोबाइल सेल्स हैं जो कि मूव ऑन कर सकते हैं वो ऐसे कहीं इम्बेडेड नहीं होते हैं। तो उन सेल्स का जो टाइप होगा वो सस्पेंसर सेल्स होगा। और
उनको उनका उनका जो नेचर होता है वो ऐसा होगा कि वो कल्चर के वेसल्स मतलब जो कल्चर वेसल्स होते हैं उनके सरफेस से अटैच नहीं होते हैं। सो दिस इज बिकॉज दीज सेल्स आर ऑल्सो सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा इन वीवो। ये एक और भी रीजन है कि इसी वजह से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा में क्या होते हैं, ऐसे मिक्स होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ये वाले जो सेल्स हैं वो एग्जांपल किसके हैं, सस्पेंशन सेल्स के हैं। जबकि किडनी हो गए या जो और भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स लाइक लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब के जो होंगे वो सब कैसे होंगे, दैट इज द एडहेरेंट वाले। ये नॉन मोबाइल होंगे और ये सरफेस से जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे वेसल से, जबकि सस्पेंशन सल्सर वाले जो होंगे वो दैट इज मोबाइल होंगे और ये कल्चर वेसल्स के सरफेस से अटैच नहीं होंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ अ प्राइमरी कल्चर, प्राइमरी कल्चर के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्यों सेकेंडरी कल्चर की जरूरत है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ अ प्राइमरी कल्चर्स आर दैट दे आर द टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर द यूज ऑफ लाइव एनिमल और फ्रेश टिश्यूज। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो यही है कि इनको निकालना बड़ा ही टीडियस काम है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इनको निकालने के लिए केमिकल्स खर्च होते हैं और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की ज़रूरत होती है, राइट। और उसके लिए हमें किसी लिविंग सेल्स का या लिविंग ऑर्गन्स का मतलब ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। देयर कैन बी कंसिडरेबल वेरिएशंस फ्रॉम वन प्रिपरेशन टू द अनदर, पर्टिकुलरली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल्स। अगर एक ही मीडिया को दो या दो से ज़्यादा अगर लेबोरेटरी में अगर प्रिपेयर कराया जाए अलग अलग पर्सन के थ्रू, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उनके जो मीडिया होंगे या जो उनका कल्चर करने का तरीका होगा उनमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, राइट। दीज डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ अ सेकेंडरी कल्चर ऑफ अ सेल लाइन। आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं प्राइमरी सेल कल्चर के, इन सेल कल्चर के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए दूसरा मेथड है, दैट इज द सेकेंडरी कल्चर और सेकेंडरी सेल लाइन। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी कल्चर और सेकेंडरी सेल लाइन। तो क्या मीन है इनका, आपको ये सिंपली मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आपने ये क्या किया है, प्राइमरी सेल कल्चर बनाया हुआ है, तो इस प्राइमरी सेल कल्चर को लेकर के आपने क्या किया, सब कल्चरिंग कर दिया। मतलब इसको फिर से यहाँ से लिया, कोई एक सुटेबल मीडिया बनाया, मीडिया में इसको क्या करा, आपने ग्रो करा दिया। तो इस तरीके से प्राइमरी कल्चर को सब कल्चरिंग करने के बाद जो चीज बनेगी उसको सेकेंडरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। Once the primary culture is subcultured, it is known as the secondary culture or secondary cell line। एक बार अगर प्राइमरी कल्चर को आपने क्या किया, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में लेकर के यहाँ से सेल को लेकर के इसमें यहाँ पे डालकर ग्रो करा दिया, जिसको आप सब कल्चरिंग बोलते हैं। जो लोग माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी पीएचडी किए हैं या कर रहे हैं, उनके लिए काफी इजी होगा ये समझना। तो सब कल्चरिंग करने के बाद जो चीज बनेगी, उस सेल्स को आप सेकेंडरी सेल लाइन या सेकेंडरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। ओके, that is subculturing or splitting cells is required to periodically provided fresh nutrient and growing space for continuously growing cell line। बताया जा रहा है कि सेकेंडरी सेल कल्चर को बनाने के लिए जरूरी क्या चीज है, लगभग फ्रेश मीडिया होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि वो जो सेल्स प्राइमरी से निकाली गई उसको ग्रो करके डिवाइड करके नंबर को बढ़ाने के लिए स्पेस वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सब कल्चर्स और डेंसिटी ऑफ द सेल्स टू बी प्लेटेड डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल टाइप। आपको बताया जा रहा है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कब कब आपको सब कल्चरिंग करना है और कब कब प्राइमरी से सेकेंडरी सेल से बनाने की जरूरत है, कितने टाइम पर आपको सब कल्चरिंग करना है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के सेल्स को आप कल्चर कराना चाहते हैं। इफ सेल्स आर स्प्लिट टू फ्रीक्वेंटली और टू लो एट डेंसिटी, द लाइन में बी लॉस्ट। आपको पूछा बताया जा रहा है कि अगर वो बहुत जल्दी जल्दी अगर आप करते हैं या बहुत ज़्यादा लो रेट से डेंसिटी का करते हैं, तो हो सकता है कि प्राइमरी कल्चर यहाँ पे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इफ सेल्स आर नॉट स्प्लिट फ्रीक्वेंटली इनफ, अगर उसको आप बहुत डिले से करते हैं, देन द सेल्स बी एग्जॉस्टेड द मीडियम एंड डाई। हो सकता है कि उसी प्राइमरी कल्चर में ही वो कल्चर के जो सेल्स होंगे वो मर जाएं। तो आपको इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना होता है कि जो प्राइमरी सेल कल्चर का सोर्स है उसको कब कब कितने कितने टाइम के गैप पे उसको सब कल्चर करना है। दैट मीन्स सेकेंडरी कल्चर को बनाने की ज़रूरत है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सब कल्चरिंग ऑफ सेल्स, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे अगर आप प्राइमरी सेल्स से सेकेंडरी सेल्स को बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से नंबर पहला है रिमूविंग द ग्रोथ मीडिया। आपको रिमूविंग उस ग्रोथ मीडिया से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कल्चर को। फिर वॉशिंग द प्लेट को आपको वॉश करना पड़ेगा। डिसोसिएटिंग द देयर सेल्स यूजुअली एंजाइमेटिकली, आपको उन सेल्स को पहले डिसोसिएट करना पड़ेगा ट्रिप्सिन को, कोलेजन को यूज करके, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकें। देन डाइल्यूटिंग द सेल सस्पेंशन इनटू द फ्रेश मीडिया, और उसी प्राइमरी कल्चर के सेल्स को फ्रेश मीडिया आप लार्जर वॉल्यूम में बना करके उसमें डालेंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो ये आपके कुछ स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेकेंडरी सेल लाइन को या सेल कल्चर को बना सकते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेल कल्चर से।
ओके, सो फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर कल्चरिंग एनिमल सेल्स, क्या-क्या वो कंडीशंस होंगे जिन कंडीशंस में आपका एनिमल सेल कल्चर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उनके लिए सुइटेबल बेस्ट कंडीशंस क्या-क्या होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। द कल्चरिंग ऑफ एनिमल सेल्स अंडर इन विट्रो कंडीशंस इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फिजिकल, न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल एनवायरनमेंट इन विच द सेल्स कैन ग्रो। बताया जा रहा है यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, फिजिकल कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशनल कंडीशंस अच्छा होना चाहिए और हार्मोनल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स भी रिक्वायरमेंट होती है उनको ग्रो करने के लिए। तो फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडेड द व्हाट दैट इज द टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलरिटी एंड गैसियस इन्वायरमेंट by providing supporting cell surface and protecting the cell from the chemical, physical and mechanical stresses। तो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उनमें टेम्परेचर है, पीएच है, ऑस्मोलरिटी है, गैसेस का इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस कल्चरल सेल्स पे जो मैकेनिकल और फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस हैं उनका इम्पैक्ट कम पड़े और सेल बहुत अच्छे तरीके से क्या करे, ग्रो कर सके। मीन्स व्हाट दैट इज, आपको एक ऑप्टिमम कंडीशंस क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, ताकि उस ऑप्टिमम कंडीशंस में जैसे लाइक एज टेम्परेचर है तो टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, पीएच अच्छे से होना चाहिए, ऑस्मोलरिटी अच्छे से होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया अच्छे से होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस आप देते हैं ताकि जाकर तब जाकर के वो सेल्स आपकी अच्छे तरीके से क्या करती है, ग्रोथ करती है। सो टेम्परेचर है, नॉर्मली आपको पता है एनिमल सेल्स की बॉडी जो है वो 30-70 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से परफॉर्म करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेल्सियस का, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया कि हम लोग ह्यूमन बॉडी को लेकर के चल रहे हैं कि इस बॉडी के सेल्स को अगर आपको ग्रो कराना है तो बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। पीएच जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल एक्शंस को होने के लिए और चीज़ों को नॉर्मलाइज होने के लिए, तो पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है और पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हमारी बॉडी पे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं मेटाबॉलिकली वो सब 7 से लेकर के 7.4, वैसे ये रेंज आपका 6.8 टू 7.4 तक का जाता है। इस रेंज में पीएच अगर रहता है तो पीएच अच्छे तरीके से काम करेगा और आपके सेल्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, द रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर पीएच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मेमेलियल सेल्स। एनिमल सेल्स को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर का जो पीएच वैल्यू है उसका ग्रो होना मतलब मेंटेन होना बहुत बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम के फंक्शंस को कराने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है, एंजाइम्स आर द की फैक्टर एंड की मॉलिक्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं लाइक एज टी से ग्लाइकोलाइसिस जितने भी हैं, उन सभी में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उन एंजाइम्स को प्रॉपरली फंक्शंस करने के लिए टेम्परेचर और पीएच का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी में बफरिंग सिस्टम होता है बाइकार्बोनेट का, CO2 जो कि बफरिंग सिस्टम करता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि बाइकार्बोनेट एंड CO2 बफरिंग सिस्टम होती है जिनका काम यही होता है कि बॉडी में जो पीएच का अप एंड डाउन है उसको मेंटेन करके रखे, ना ज़्यादा बहुत लोअर होने दें और ना ही बहुत ज़्यादा हाई होने दें, ताकि अच्छे तरीके से काम होता रहे। मीडियम दैट इज न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कि आपको वो सारे फैक्टर्स मिलते हैं जिन फैक्टर्स को लेकर के कोई भी सेल्स अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकती है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट आएंगे, अमीनो एसिड्स आएगा, शुगर आएंगे, ट्रेस एलिमेंट आएंगे, विटामिन आएंगे, को फैक्टर्स आएगा। ये सारे जो नेसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वॉल्यूम में न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होती है, बनाई जाती है। उनमें ग्लूकोज का सोर्स होता है, मतलब कार्बन के सोर्स, एनर्जी सोर्स के रूप में ग्लूकोज यूज किया जाता है। तो मीडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। कभी कभी मीडिया में कुछ इंडिकेटर भी डाले जाते हैं जो कि बताता है कि पीएच आपका वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ द कल्चर मीडिया इन एन इंक्यूबेटर। हाईली एसिडिक कंडीशंस टर्न द फिनॉल रेड इनटू येलो व्हाइल अल्कलाइन कंडीशंस टर्न्स फिनॉल रेड इनटू द पिंक कलर। तो फिनॉल को क्या करते हैं, मिनी मीडिया कंटेन फिनॉल रेड, फिनॉल रेड को जब पीएच इंडिकेटर के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और उससे आपके मीडिया का जो पीएच है कितना अल्कलाइन हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, उसके कलर के बेसिस पे क्या करते हैं, आप यूज करते रहते हैं। तो कल्चर मीडिया बेसिकली एक ऐसा सिंथेटिक केमिकल का बना हुआ एक मीडिया है जो कि इस एनिमल सेल्स को ग्रो करने के लिए वो सारे सुटेबल एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें जिससे उसको न्यूट्रिएंट भी मिल सकता है, सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, सेल्स को मिलती रहती हैं। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप सीजीपीटीएम बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अभी आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट बचा हुआ है, तो आप एमएस बायोलॉजी के ऐप पे 2 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कोर्सेज़ वैसे 4 हैं इसके रिगार्डिंग में, बट बाकी ये जो कोर्सेज़ हैं इनके बारे में आपको बता दें, ये स्टडी मटेरियल है। आपको सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलता है रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चंस बैंक मिल जाते हैं और ई बुक्स मिलता है आपको स्टडी करने के लिए। ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए है और ये बायोकेमिस्ट्री के लिए है। अगर आप इसका कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, इसमें आपको पूरा वीडियो वगैरह भी रहता है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इनका प्राइस बहुत ही कम है, आई थिंक मेरे ख्याल से 399 यहाँ पे दे रखा है। तो इतनी ही प्राइस में आपको पूरा यूनिट वाइज़ सारे आपको स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक और ई बुक्स का की सर्विस मिलती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपका काम हो चुका है, आपने कहीं से स्टडी किया हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे कोर्स को परचेज़ ही करें। बस अपनी स्टडी को आप अच्छे से फ़ोकस करते रहिए और अगर आपको फर्दर कोई चीज़ की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम उसके लिए आपके लिए जो भी पॉसिबल हो सकेगा सॉल्यूशंस उसको लेकर के मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी में फ़ोकस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।